क्या पढ़ते हैं। सॉलिड स्टेट जानते हो, मैटर के जो मैटर होता है यानी कि पदार्थ या द्रव्य बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, द्रव्य। द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं। द्रव्य जो होते हैं 3 अवस्थाओं में पढ़े जाते हैं, कौन कौन से। पहला होता है सॉलिड, तो क्या होता है उसके बाद लिक्विड, और क्या होता है गैस। ठीक है, ये 3 होते हैं ना, जिसमें से गैस जो है ये भी लगभग 11th का सिलेबस है ना, ये 11th पढ़ते हैं इसको। लिक्विड जो है कुछ 11th पढ़ लेते हैं, कुछ जो है जो सॉल्यूशन पढ़ते हो विलयन, वो क्या होता है लिक्विड स्टेट में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो मेन होता है ये सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट ना 2 जगह पढ़ते हैं, इसको केमिस्ट्री में भी पढ़ा जाता है और फिजिक्स में भी। ठीक है ना, केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है और फिजिक्स में इसको क्या बोलते हैं, सॉलिड फिजिक्स। क्या बोलते हैं इसको, सॉलिड फिजिक्स। ठीक है ना। तो अब लिक्विड में तो देखते हैं, मतलब जो लिक्विड विलयन में जानते हो कितने टाइप होते हैं। जब सॉलिड किस में, सॉलिड केस में, लिक्विड में हो, सॉलिड में हो, सॉलिड गैस में हो ना, वैसे ढेर सारे हो जाते हैं। लेकिन हर देखो विलयन में तो विलयन सॉलिड का भी होता है ना, सॉलिड के भी विलयन होते हैं, लिक्विड के भी होते हैं, गैस के भी होते हैं। लेकिन सॉलिड में हम जो पढ़ते हैं वो सॉलिड के 2 टाइप। पहले देखो सॉलिड्स है क्या, जो सबसे पहला टॉपिक है सॉलिड। ठोस अवस्था क्या होता है, तो ठोस अवस्था होता है द्रव्य की वह अवस्था जिसमें पदार्थ के जो कण होते हैं, द्रव्य की वह अवस्था जिसमें पदार्थ का आयतन और आकार क्या हो, निश्चित हो। सॉलिड को अगर कंपेयर करें, ठीक है, लिक्विड गैस से, तो सॉलिड के पार्टिकल क्या होते हैं, पास पास होते हैं ऐसे। ठीक है ना। सॉलिड के पार्टिकल क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। इनके बीच जो क्या होता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ये बहुत कम होता है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है ये क्या होता है, सबसे कम होता है। ये क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, कठोर होते हैं। ठीक है ना। और इनका सबसे मेन जो होता है वॉल्यूम यानी कि आयतन और आकार, ये दोनों क्या होगा, निश्चित होगा। आयतन और आकार क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। ठीक है ना। तो परिभाषा इसके ऐसे लिख सकते हो क्या, कि द्रव्य की वह अवस्था, 3 अवस्थाएं होती हैं जनरली वैसे पढ़ते हैं। तो द्रव्य की वह अवस्था जिसमें आयतन और आकार दोनों क्या हो, निश्चित हो, क्या हो जाएंगे, ठोस हो जाएंगे। और लिक्विड के लिए क्या लिखते हैं हम, इसका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, लेकिन आकार अनिश्चित होता है। गैस में आयतन आकार दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। ठीक। तो उसके बाद अभी सॉलिड्स जो पढ़ते हैं यहाँ पे 2 प्रकार के पढ़ते हैं। ठीक है ना। पहला क्या होता है, क्रिस्टलीय सॉलिड। पहला क्या होता है, क्रिस्टलीय, और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय। पहला क्या होता है, इसको बोलते हैं क्या, क्रिस्टलाइन, और इसको क्या बोलते हैं, नॉन क्रिस्टल या एमॉर्फस। ठीक है ना। तो 2 होते हैं, एक क्रिस्टलीय एक अक्रिस्टलीय। देखो होते क्या हैं, अब जितनी भी ना ठोस चीज़ें होती हैं तो उन सब में कुछ जो है, यानी कुछ जो ठोस होते हैं उनमें पार्टिकल ऐसे ना अरेंज्ड होते हैं। देखो इसमें पार्टिकल काफ़ी अरेंज है ना, 1-2 पार्टिकल इधर उधर हुआ है, नहीं तो देखो क्या हुआ, अरेंज्ड है। तो जिसमें पार्टिकल क्या होते हैं, अरेंज्ड होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीय। और जिनमें पार्टिकल क्या होते हैं, उनकी अरेंजमेंट सही नहीं होती है या वो रैंडमनेस होते हैं, उनमें अरेंजमेंट कोई नहीं होती, तो क्या बोलते हैं, अक्रिस्टलीय। जैसे कि ना जो क्रिस्टलीय होंगे, जैसे मान लो ये क्रिस्टलीय है, कोई मेटल है, जैसे मान लो ये Fe, कॉपर, जिंक, या फिर अगर NaCl की बात करें तो NaCl जानते हो प्लस माइनस बनाता है ना, एक एटम में, मतलब जैसे अगर जो ऋण आयन होता है उसकी साइज़ हमेशा बड़ी होती है और धन आयन की क्या होती है, साइज़ छोटी होती है। तो ऐसे क्या होगा, ऋण आयन होगा, फिर इससे धन आयन होगा, फिर से ऋण आयन, फिर से धन आयन, फिर से ऋण आयन, फिर धन आयन, तो ऐसे अरेंज होंगे। यहाँ पे क्या होगा, धन आयन, यहाँ पे ऋण आयन, यहाँ पर धन आयन, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, ऋण आयन, यहाँ पर धन आयन। तो इस तरह के होते हैं। तो इस तरह के जो होते हैं वो क्या हो कहलाते हैं, क्रिस्टलीय। ठीक है ना। यस। तो पार्टिकल क्या हैं, अगर अरेंज्ड हैं, मतलब एक लाइन से सीरियल वाइज, ठीक है, अरेंजमेंट अगर इससे सही है, जैसे देखो ये अरेंज्ड है,
ठीक है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीय बोलते हैं। और अक्रिस्टलीय में क्या होते हैं, पार्टिकल की अरेंजमेंट जो है नहीं होती, जैसे ऐसे कुछ इधर उधर ऐसे। मतलब इसमें अणुओं की जो होती है व्यवस्था। अब ये पार्टिकल क्या क्या हो सकते हैं, पार्टिकल में ये एटम भी हो सकते हैं या फिर आयन भी हो सकते हैं और कभी कभी मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, ठीक है ना। जब अगर पार्टिकल बोला जाएगा तो पार्टिकल का मतलब क्या है, एटम, आयन या फिर मॉलिक्यूल। तो जो अब देखो जो अब जैसे ना जो आयरन होते हैं, जैसे लोहा, तांबा, जस्ता, ये जो ठोस वस्तुएं हैं ना, तो ये सब ठोस वस्तुएं किससे बनी होती हैं, ये एटम से बनी होती हैं। तो अब एटम जो है उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो जगह, जैसे देखो जैसे ये है, अगर इसे हम ना आयरन का एटम मान लें, आयरन या कॉपर का एटम मान लें, तो ये अगर एटम है तो इसमें से जानते हो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिलीज करता है, रिलीज करके पॉजिटिव चार्ज बना लेता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज के रूप में रहेगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे, ये जो खाली जगह है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन जो है ये खाली स्पेस में चले जाते हैं, ऐसे करके, ऐसे करके ऐसे दिखाई देते हैं। इसी वजह से इनकी कंडक्टिविटी बहुत क्या होती अच्छी होती है। जो कहते हैं ना कि जो मेटल होता है कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, इन सब में इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट होती है ये फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। तो ये भी क्या है, सॉलिड किस तरह के होते हैं, क्रिस्टलीय होते हैं। तो इसमें मतलब क्या होता है, देखो एक होता है एक टेक्निक, उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोग्राफी। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोग्राफी बोलते हैं। तो स्पेक्ट्रोग्राफी में क्या होता है, जब ना लाइट को किसी भी वस्तु पर क्या करते हैं, गिराते हैं, तो ये जो इनका जो पैटर्न होता है, मतलब जो सी मतलब कि क्या होते हैं, अरेंज्ड होते हैं। तो जब लाइट ना हर एक लेयर पे पड़ती है तो रिफ्लेक्शन ये अलग अलग मिलता है। तो अलग अलग रिफ्लेक्शन को मतलब कि कैलकुलेट करके उससे पता यह लगा सकते हैं कि पार्टिकल में जो बॉन्ड लेंथ है कितनी है, लेयर मतलब लेयर के बीच की डिस्टेंस क्या है, ठीक है, पार्टिकल की मतलब इसके बारे में अगर जितनी चीज़ें स्टडी करना हो तो वो स्टडी कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें कोई अरेंजमेंट नहीं है। अगर इस पर लाइट को हम क्या करें, अगर गिराएं भी तो कोई पैटर्न नहीं मिलता, ठीक है ना। इस वजह से क्या होती हैं, ये अक्रिस्टलीय नहीं पढ़े जाते हैं, पढ़ते हम क्या है, केवल क्रिस्टलीय। तो इस सॉलिड स्टेट के अंदर जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे वो कौन से रहेंगे, क्रिस्टलीय ठोस रहेंगे, ठीक है ना। अब देखो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में अंतर क्या होता है। क्रिस्टलीय में पहला क्या होता है, अणुओं की व्यवस्था, ठीक है, अणुओं, आयनों या फिर जो भी बोल सकते हैं परमाणु, अणुओं की जो व्यवस्था होती है वो निश्चित होती है। इसका हम बुकलेट भेज देंगे, ठीक है ना, समझ लो, बाकी इसको बुकलेट भेज देंगे, वहाँ से लिख लेना। और इनमें बात करें तो किसमें, अक्रिस्टलीय में, इसमें क्या होता है, अणुओं की कोई व्यवस्था नहीं होती है। तो ये व्यवस्था क्या होती है, अनिश्चित होती है। कैसे होते हैं ये अनिश्चित होते हैं, ठीक है ना, व्यवस्था इनकी अनिश्चित होती है। देखो ये जो होते हैं इनमें जो ये बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट होता है ये फिक्स रहता है, ठीक है ना। इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ये फिक्स रहेगा। मतलब जैसे अब देखो लोहा है, कॉपर है, जिंक है और बाकी जो मेटल हैं उनको हीट करो तो उनका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स रहता है कि इतने टेम्परेचर पर क्या होगा, पिघलना शुरू कर देगा, ठीक है ना। लेकिन इनमें क्या होता है, इनमें बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता। इनको जैसे अब देखो जैसे प्लास्टिक है, जैसे गर्म करो, गर्म करते पिघलना शुरू कर देगा ना, बाकी हिस्सा जो है नहीं पिघलेगा, कुछ हिस्सा जहाँ तक गर्म होगा वो पिघलना स्टार्ट कर देता है, ठीक है ना। इसका मतलब इनका ये बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, अनिश्चित होता है। और इनका क्या रहेगा, ये भी निश्चित होगा। और जैसे होता है क्या है, इनमें क्या कौन सा गुण होता है, लघु परासिक, दीर्घ परासिक। ये दीर्घ परासी होते हैं ना, समदैशिक होते हैं। क्या होते हैं, समदैशिक नहीं, विषमदैशिक। क्या होते हैं ये, विषमदैशिक होते हैं। विषमदैशिक मतलब देखो, विषमदैशिक का मतलब ऐसे, जैसे देखो यहाँ पर अगर हम ना यहाँ से चलें ऐसे इस डायरेक्शन, देखो ऐसे ना, ऐसे अगर चलोगे तो उसमें देखो कौन मिल रहा है, केवल ऋणायन ना। मतलब जो देखो हम जो बड़ा वाला ये सर्कल बनाए थे किसके लिए था, ऋणायन। ऋणायन की साइज, जो ऋणायन होते हैं उनकी साइज हमेशा बड़ी होती है और धनायन की साइज क्या होती है, छोटी होती है। तो देखो इस डायरेक्शन में जब इस डायरेक्शन में जाने पर केवल तुम्हें कौन सा मिल रहा है, ऋणायन मिल रहा है बस, ठीक है। और अगर यहाँ से चलें देखें तो केवल ऋणायन मिल रहा है। और अगर इस डायरेक्शन में जाएँ तो
देखो ऋणायन धनायन ऋणायन, तो पैटर्न देखो अलग अलग है ना। तो इसका मतलब ये क्या है, विषमदैशिक, ठीक है ना। मतलब इस दिशा में अलग पैटर्न मिलेगा, इस दिशा में चलने पर अलग पैटर्न मिलेगा। तो ये क्या होते हैं, विषमदैशिक। तो ये क्या होंगे, ये समदैशिक होंगे। क्या होंगे, ये समदैशिक होंगे। इसके बाद ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, दीर्घपरासी होते हैं। क्या होते हैं, ये दीर्घपरासी होते हैं। दीर्घपरासी मतलब इसमें मतलब चाहे जहाँ तक जाओ, ठीक है ना, ऐसे चलते जाओ तुम्हें एक जैसा पैटर्न मिलेगा। मतलब जैसे अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो पहले क्या मिलेगा, ऋणायन फिर धनायन फिर ऋणायन, ऐसे चाहे जितनी मतलब काफ़ी दीर्घ माने बड़ा, यानी काफ़ी दूर तक जाने पर भी यही सेम जैसा मिलेगा, ठीक। लेकिन इसमें क्या हुआ, अब जैसे मान लो यहाँ से चले तो यहाँ देखो धनायन धनायन, फिर यहाँ देखो गायब है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पार्टिकल ही नहीं है या खाली जगह है ना। तो कोई जब देखो मतलब क्या है कि अगर पैटर्न मतलब जैसे ना ऐसे समझ लो जैसे कि क्या होता है, जैसे पहले के लोग जब निमंत्रण बैठा के खिलाते थे ना, तो अगर तुम्हें परसना होता है तो चले जाओ, ठीक है ना, भंडारे में जैसे यहाँ, ठीक ना। एक भंडारे ये वाला है कटरा वाला जहाँ मंदिर के पास लगता है, एक भंडारा लगता है शीतला धाम में, ठीक है। वहाँ पे जाओगे तो तुम्हें मतलब वहाँ रास्ता नहीं मिलेगा ना, जैसे वहाँ भीड़ भाड़ रहती है, बिखरे पड़े रहते हैं इधर उधर। तो वहाँ पे क्या होता है, वो समझ लो लघु परासी है, उसमें जाओगे तो क्या टकरा जाओगे। लेकिन जो वो बैठा खिलाते हैं तो उसमें परसने के लिए क्या होता है, आदमी एक लाइन से रहता है काफ़ी दूर तक ना। तो इसका मतलब ये होता है दीर्घपरासी, मतलब इनकी जो परास मतलब क्या होता है, रेंज, ठीक है। इनकी रेंज क्या होती है, लॉन्ग होती है, ठीक है ना, बड़ी होती है, इनकी बहुत छोटी होती है। जैसे यहाँ से देखो, अभी जैसे यहाँ से मान लो चलते हैं, ऐसे चलते हैं, देखो यहाँ पे एटम मिला ना, एटम को बीच से काटता हो गया, लेकिन देखो यहाँ पे एटम ही नहीं है, जैसे यहाँ देखो यहाँ एटम नहीं है ना, ऐसे एटम के बीच से। तो यहाँ पे रेंज जो इनकी ख़त्म हो जाती है, बदलती रहती है, लेकिन यहाँ पे रेंज काफ़ी बड़ी होती है, इसीलिए इनको दीर्घपरासी बोलते हैं। इनको क्या कहते हैं, लघु परासी, ठीक है ना। तो ये ऐसे कुछ क्या है, डिफरेंस है। तो ऐसे इनके डिफरेंस बुकलेट मिल जाएंगे ढेर सारे, तो ये उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस थोड़ा सा एक बार जानते रहो बस। अब यहाँ से क्या होता है, अगर किसी भी ये क्रिस्टली मतलब कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को स्टडी करना है तो इसमें क्या देखना है, क्योंकि देखो अब ये जैसे कि भी देखो क्या होता है, दीर्घपरासी होते हैं, काफ़ी लॉन्ग रेंज में एक जैसे होंगे। तो हमको अगर जैसे मान लो ये इतना बड़ा सॉलिड है तो इस पूरा स्टडी करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। अगर इसका एक यूनिट स्टडी कर लें, बस एक छोटा सा हिस्सा अगर इसका निकाल के स्टडी कर लें तो इसका मतलब पूरे की पता चल जाएगा ना। ये समझ लो, जैसे मान लो एक दीवार है ये ना, दीवार किससे बनी हुई है, बहुत सारी ईंटों से बनी हुई है ना। तो अगर मान लो दीवार की यहाँ से वहाँ तक लंबाई नापना है, लंबाई नापने के लिए हमारे पास क्या है, मीटर वगैरह नहीं है, इतना बड़ा मीटर नहीं है, ठीक है, छोटा सा मीटर है इतना बड़ा। तो क्या करना है, इसमें जो ईंट है एक ईंट की लंबाई जो है नाप लो, ठीक है, और ईंट की गिनती कर लोगे तो क्या पूरा निकाल सकते हो ना एरिया। बताओ, अब जैसे मान लो ये पूरा एक दीवार है, इसका एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए क्या पूरा ये नापने की ज़रूरत है, बोलो, पूरा नापने की ज़रूरत नहीं है। बस तुम्हें क्या एक ईंट का एरिया निकाल लो तो उससे क्या हुआ, पूरा निकाल सकते हो, मल्टीप्लाई करके कर सकते हो ना। तो वैसे सॉलिड स्टेट को इसीलिए तो ये स्टडी किया जाता है, क्योंकि इसको स्टडी करना आसान है, इसको स्टडी नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इसका मतलब है इसका एक छोटा सा हिस्सा लेना है, उसी से पूरे सॉलिड की जानकारी मिल जाएगी। तो उस छोटे हिस्से को देखो क्या बोलते हैं, यूनिट सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिट सेल, जिसको बोलते हैं क्या, एकक कोशिका। एकक कोशिका भी कह सकते हो, कोशिका भी कह सकते हो, ठीक है ना। वैसे बायोलॉजी वालों को जो बायोलॉजी पढ़ते हैं उनको पता होगा, CESS में क्या होता है, कोशिका ना। देखो होता क्या है, जैसे ना ये एकक कोशिका क्या होती है, जैसे कोशिका क्या होता है, शरीर की इकाई होती है ना, जानते हो, जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं ना। कोशिका सब छोटी इकाई होती है। अगर एक कोशिका इंसान जब बायोलॉजी पढ़ता है तो क्या पूरे शरीर को पढ़ना शुरू कर देता है, पहले कोशिका पढ़ता है ना। अगर एक कोशिका पढ़ लिए तो समझ लो पूरे शरीर के बारे में तुमको जानकारी हो गई, ठीक, क्यों, उसी कोशिका से पूरा शरीर बना होता है। तो वैसे यहाँ पर जो ये क्रिस्टल होता है वो क्रिस्टल किससे बना होता है, यूनिट सेल से, तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। जैसे देखो, जैसे मान लो ये कोई क्रिस्टल है, ठीक है ना, ये इसको मान सकते हो क्या, पार्टिकल मान सकते हो, ठीक है ना।
अगर ऐसे ढेर सारे पार्टिकल, एटम या आयन अभी बताए थे, देखो ये है, तो ये मान लो कोई क्रिस्टल है, ठीक है, क्रिस्टल है जो ऐसे एटम से बना हुआ है। तो अब देखो अगर इसमें से ये निकाल लें इतना, क्या इसको यूनिट सेल बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि इसी से अगर एक इसकी लंबाई चौड़ाई अगर हमको पता चल जाए तो पूरे की लंबाई चौड़ाई निकाल सकते हैं ना, क्योंकि यही तो बार बार रिपीट हुआ है। अगर इसकी जो भी लंबाई होगी उसी में जितनी बार ये रिपीट होगा उसी से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, मिल जाएगा। तो इसको क्या कह सकते हैं? यूनिट सेल बोल सकते हैं। मतलब ये अगर ये पूरा अगर मान लो क्रिस्टल है तो इसे क्या कह सकते हैं? यूनिट सेल। और ऐसे ना यूनिट सेल कुछ भी मान सकते, जिसको जो तुम्हें लगे, ठीक है, जो लगे कि ये सबसे छोटा हिस्सा है, मतलब जितना छोटा से छोटा मिल जाए तुम्हें, ठीक, और उससे पूरा क्रिस्टल बना हो तो उसको क्या कह सकते हो? यूनिट सेल। तो जैसे ये है, ऐसे और भी ले सकते, जैसे ये, क्या ये यूनिट सेल हो सकती है? भी हो सकती है, क्योंकि एक, जैसे 2, ये 3, ये 4, ये 5, ऐसे बहुत सारे अगर ऐसे रिपीट करेंगे ऊपर नीचे चारों तरफ तो क्या तैयार हो जाएगा? ये क्रिस्टल जालक तैयार हो जाएगा, बन जाएगा ना। तो इसको भी बोल सकते हो। अगर जैसे मान लो हम यहाँ से ले लें, ये कौन सा, जैसे ऐसे ले लें ये, क्या इसको यूनिट सेल बोल सकते हैं? इसको नहीं बोल सकते, क्योंकि इसको रिपीट करने से क्या यूनिट सेल बनेगी? नहीं बनेगी ना। तो यूनिट सेल के लिए एक खास बात क्या होती है, हमेशा जो यूनिट सेल हमेशा क्यूब के रूप में लिया जाएगा, क्यूब या फिर ऐसे बोल सकते हो, जनरली क्यूब ही लेते हैं। तो जब भी यूनिट सेल लेते हैं तो उसमें जितने भी कॉर्नर होंगे ना, उस पर एटम होना चाहिए। तो ये भी यूनिट सेल है, ये भी यूनिट सेल है, लेकिन इसे यूनिट सेल हम नहीं बोलेंगे। तो ऐसी बहुत सारी यूनिट सेल मिलेंगी। जब बहुत सारी यूनिट सेल मिलेंगी तो इसे हम पूरे को क्या बोलेंगे? पूरे को बोलते हैं क्या? क्रिस्टल जालक। क्या बोलते हैं? क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस, जिसमें से इसको हम क्या बोल सकते हैं? ये वाला और ये वाला, इसे बोल सकते हैं यूनिट सेल। क्या बोल सकते हैं? यूनिट सेल। एकक कोष्ठिका कहेंगे, ठीक। तो एकक कोष्ठिका क्या होता है? एकक कोष्ठिका क्रिस्टल जालक की वह छोटी से छोटी इकाई है जिसे त्रिविम में बार बार दोहराने से क्रिस्टल जालक का निर्माण हो रहा हो, ठीक है ना। यूनिट सेल क्या है? क्रिस्टल जालक का वह छोटी इकाई है जिसे त्रिविम में, त्रिविम मतलब जैसे मान लो माचिस का डिब्बा है, ऊपर से ऐसे रखते चले जाओ, नीचे रख दो, दाएं बाएं इस तरह से लगा दो, बड़ा सा बॉक्स बन जाएगा, ऐसे बड़ा सा ना, उसे क्या बोलेंगे? जालक बोलेंगे। और माचिस का डिब्बा क्या बोलेंगे? यूनिट सेल बोलेंगे। तो समझ आया नहीं है? तो कुल मिलाकर के सॉलिड स्टेट में सबसे अब क्या पढ़ना है? केवल यूनिट सेल, ठीक है ना। यूनिट सेल अगर समझ में आ गया, समझ लो पूरा सॉलिड स्टेट समझ में आ गया। यहाँ तक क्लियर हुआ चीज़ समझ में आई नहीं? क्योंकि इसको आज एक दिन में ख़त्म करना है, ठीक है। बुकलेट में सब मिल जाए, एक बार समझ लो, बुकलेट में सारी चीज़ें हैं, फिर समझा देंगे वहाँ से, ठीक। देखो अब क्या बात करेंगे हम? यूनिट सेल की। अब देखो यूनिट सेल जनरली क्या पढ़ते हैं? पहले देखो यूनिट सेल के टाइप। यूनिट सेल जनरली ना दो टाइप होती हैं। एक होती है प्रिमिटिव। क्या होती है? प्रिमिटिव। और एक होती है नॉन प्रिमिटिव। क्या होते हैं? दो होते हैं, एक प्रिमिटिव एक नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव किसे बोलते हैं? जब एटम केवल कॉर्नर पर प्रेजेंट हो, ठीक है ना, उसी को क्या बोलते हैं? अब प्रिमिटिव में एक ही पढ़ा जाता है, क्या? SCC। क्या पढ़ा जाता है? SCC। SCC मतलब सिंपल क्यूबिक सेल। क्या होता है? सिंपल क्यूबिक सेल, ठीक। और प्रिमिटिव में इसमें ढेर सारे पढ़े जाते हैं। इसमें क्या पढ़े जाएंगे? FCC, ठीक है, उसके बाद BCC और एक ECC, ठीक है, 3 पढ़े जाएंगे। देखो जो ये SCC होता है सिंपल क्यूबिक सेल, एक ऐसे क्यूब होगा सिंपल सा, बना दो। याद है जब एक बार उसको पढ़ाए थे तुम लोगों के 11th में, ये क्यूब बनाने के लिए दिए थे ना, और बना नहीं था किसी का रंग से, ठीक है ना। तो ये है, ये मान लो एक छोटा सा सेल है, यूनिट सेल। क्या है ये? एक छोटा सा यूनिट सेल है। अगर ये CC है तो इसका मतलब इसमें एटम कहाँ पे होंगे? केवल कॉर्नर पर,
जो प्रिमिटिव होता है, प्रिमिटिव मतलब आद्य कोष्ठी, हिंदी में बोलते हैं आद्य कोष्ठिका, ठीक। और इसका एग्जाम्पल क्या है, एससीसी, इसे बोलते हैं सिंपल क्यूबिक सेल। ये सिंपल सा क्यूब होता है, इसकी लंबाई चौड़ाइयाँ सब क्या होती हैं, एक जैसे होती हैं, ठीक है ना। तो इसमें एटम कहाँ होते हैं, केवल कॉर्नर पर। उसके बाद दूसरा एफसीसी, दूसरा नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव क्या होता है, उसमें कॉर्नर के अलावा कहीं और पर भी होते हैं, ठीक है ना। जब केवल कॉर्नर पे हो एससीसी तो प्रिमिटिव है, नॉन में कहीं आ जाएंगे क्योंकि कॉर्नर के अलावा और भी कहीं पर होंगे। तो कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं, अगर हम एफसीसी की बात करें तो ये ऐसा यूनिट सेल है जिसमें एटम कॉर्नर के अलावा और कहाँ पे होगा, हर एक फेस पे। नाम क्या है इसका, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। क्या नाम है इसका, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में कॉर्नर पे तो रहेगा ही, ठीक है ना, और सारे फेस के सेंटर में। तो एक क्यूब के अंदर कितने फेस होते हैं, एक क्यूब में कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। तो देखो ये वाला फेस, एक इधर साइड, एक नीचे की साइड, एक ऊपर की साइड, एक सामने, तो यहाँ मान लेना सामने, ये सामने वाला है याद रखना, एक पीछे वाला लगभग यहाँ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, तो इसे क्या बोलते हैं, एफसीसी, ठीक है ना। उसके बाद बीसीसी क्या होता है, बीसीसी। इधर ध्यान, तो बातें क्यों कर रहे हो तुम लोग, ये तो काम चीज़ें हैं ये, ठीक है ना। देखो बीसीसी क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर मतलब ये जो यूनिट सेल होगी, ठीक है ना, इसमें एटम जो है कहाँ पे होंगे, कॉर्नर पे तो फिक्स है, ठीक है ना, सारे कॉर्नर पर एटम होगा, ठीक। और पता है सॉलिड स्टेट जल्दी समझ में नहीं आता, सिलेबस में शायद अब नहीं है ना, ये सिलेबस नहीं है, लेकिन कोई एंट्रेंस एग्जाम दोगे तो उसमें सब में आएंगे। और खास करिए सीयूईटी के लिए है तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे, ठीक है ना। क्योंकि देखो अगर हाँ जेईई वगैरह का पेपर देना होता है तो उसमें तो थोड़ा और एडवांस लेवल में जाते हैं, तो उसमें वाइट वगैरह जो है वो भी पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसमें वाइट वगैरह नहीं, बस कुछ मेन चीज़ें जो सीयूईटी में जो भी आते हैं। तो और ये पता है इसलिए समझ में नहीं आता क्योंकि ये चीज़ जो है इमेजिनेशन बेस्ड है, मतलब इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक है ना। सारी कैलकुलेशन जो होंगी सारी चीज़ इमेजिन करना पड़ेगा हमेशा। क्यों, इसको वैसे प्रैक्टिकली भी समझना थोड़ा सा मुश्किल है, कैसे इमेजिन करोगे इसको, मतलब कैसे इसको प्रैक्टिकली करोगे। तो इसको बस इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए, इसको बहुत ध्यान समझना। तो बीसीसी में क्या होगा, तो ये एटम कहाँ पे होंगे, कॉर्नर पे होंगे। कॉर्नर के अलावा कहाँ होंगे, बॉडी सेंटर, मतलब ये पूरा क्यूब के सेंटर है, मतलब सेंटर यहाँ जाएगा। तो एक एटम कहाँ होगा, बीच में होगा, ठीक है ना। ये पहला, दूसरा, तीसरा। और ईसीसी क्या होगा, इसमें एटम कहाँ कहाँ पे होंगे, एक तो कॉर्नर पे फिक्स है ना, कॉर्नर पे एटम तो रहेगा, और कॉर्नर के अलावा और कहाँ रहेगा, 2 इंड सेंटर। इंड मतलब अगर यहाँ से शुरू करोगे तो ख़त्म यहाँ पे होगा ना, और ऊपर शुरू करो कहाँ ख़त्म होगा, नीचे में। आगे शुरू करो कहाँ ख़त्म होगा, पीछे। तो कोई मान लो चाहे जो, मान लेते हैं ऊपर शुरू करेंगे, तो ऊपर शुरू करेंगे तो एक एटम ऊपर वाले फेस के सेंटर में और दूसरा वाला नीचे वाले फेस के सेंटर। समझ आया नहीं आया। तो ये जो सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट में हम मेनली क्या पढ़ते हैं, यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होती है, सबसे छोटी इकाई होती है ना, जिसको त्रिविम में बार बार दोहराने पर क्या बन जाए, क्रिस्टल जालक बन जाए, ठीक है। और इसके लिए आप यूनिट सेल की बात करें, 2 होते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में एससीसी आते हैं, मतलब जिसमें एटम केवल कॉर्नर पे होता है, और नॉन प्रिमिटिव में आते हैं एफसीसी, बीसीसी और ईसीसी। इसका मतलब है इसमें एफसीसी में कॉर्नर के अलावा फेस के सेंटर पर, बीसीसी में कॉर्नर के अलावा बॉडी सेंटर पर, और ईसीसी में कॉर्नर के अलावा कहाँ रहेगा, 2 अपोजिट फेसेस पर, ठीक है ना। मतलब अगर ये वाला लोगे इसका अपोजिट ये वाला बनेगा, नीचे वाला लेते हो इसका अपोजिट कौन सा बनेगा, ऊपर वाला बनेगा, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो ये होते हैं क्या बोलते हैं इसको, यूनिट सेल के प्रकार। अब क्या होता है, यूनिट सेल जो होती हैं और इनके पैरामीटर क्या होते हैं, पैरामीटर्स। पैरामीटर्स मतलब क्या होता है, अगर किसी क्रिस्टल जालक को स्टडी करना है तो हमको यूनिट सेल के बारे में जानना पड़ेगा ना। और अगर हमको यूनिट सेल के बारे में पढ़ना है तो यूनिट सेल की ऐसी क्या चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिसको लेकर के हम यूनिट सेल को स्टडी करेंगे। तो अगर एक यूनिट सेल जैसे मान लो यहाँ बनाते हैं,
देखो जैसे ये यूनिट सेल है ना, तो यूनिट सेल में क्या कितनी चीज़ें होती हैं? एक तो एंगल होते हैं ना ये, ठीक है ना, ये होते हैं अल्फ़ा, बीटा और गामा, ठीक है ना। तो देखो किसी यूनिट सेल को अगर पढ़ना है, हाँ यार, अगर किसी भी यूनिट सेल को पढ़ना है तो यूनिट सेल के लिए क्या होते हैं? पहला नंबर होता है क्या? एंगल्स। इसे क्या बोलते हैं? इसे कौन सा एंगल बोलते हैं भाई? नाम याद नहीं आ रहा है यार इसका। इंटरफेसियल एंगल। इंटरफेस मतलब, चलो इंग्लिश में लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है? इंटरफेसियल एंगल बोलते हैं इसको। ठीक है, देखो उसमें लिखा होगा कौन सा एंगल बोलते हैं। तो ये जितने फेस होते हैं, जैसे ये, ठीक है ना, ये मान लो ये, इसको ऐसे बोल सकते हैं, इसको कौन सा, इसको क्या बोलते हो? यक्स, ये वाला ना, ए यक्स अक्ष है, ये क्या होगा? वाई होगा, और यहाँ पे क्या होगा? जेड होगा, ठीक है। तो एक्स वाई जेड एक्सिस में जो फेसियल मतलब दो फेस के बीच के एंगल होंगे वो 3 एंगल होंगे, अल्फ़ा, बीटा और गामा। और जो होती है कुछ लंबाइयाँ होती हैं जिसको बोलते हैं क्या? एज लेंथ बोलते हैं ना। एक ये तो कुछ एक क्या बोलते हैं? कौन सा लंबाई लिखवाए थे इसको? अरे क्या बोलते हैं इसको? कौन सा एंगल? अक्षीय लंबाई है ना, एक्सियल लेंथ, अक्षीय लंबाइयाँ। और इसको क्या बोले थे एंगल को? अक्षीय कोण। चलो तो इंटरफेसियल, एक्सियल, चलो इसको हिंदी में लिख दे रहे हैं। अक्षीय कोण बोलते हैं। अक्षीय लंबाइयाँ ना, तो अक्षीय कोण कितने होंगे? 3, अल्फा, बीटा, गामा। और अक्षीय लंबाइयाँ भी कितनी होंगी? 3, ठीक है ना। कौन सी? ये वाला, इसको मान लेते हैं ये ए है ना, और ये बी है, और ये क्या है? सी। तो ए बी सी मान सकते हैं, ठीक है ना। तो 3 क्या होते हैं ये? तो ये इसके पैरामीटर है। मतलब किसी भी यूनिट सेल को पढ़ना है तो उसके बारे में 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। क्या? ये एक्सियल एंगल्स और एक्सियल लेंथ। अब इन्हीं दोनों के बेस पर, ठीक है ना, एक साइंटिस्ट थे, पता नहीं क्या नाम था, ठीक है ना, ब्रेविस था क्या शायद, तो ब्रेविस करके ना साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, इन दोनों के बेस पर, मतलब कि लंबाइयाँ और मतलब 3 चीज़ें, एक तो ये मतलब SCC, BCC, ECC, और साथ में इन तीनों से मिला करके, ठीक है ना, अलग अलग 14 प्रकार के यूनिट सेल बनाए थे, ठीक है। और उसी को क्या बोलते हैं? ब्रेविस लैटिस। क्या बोलते हैं? मतलब इन दोनों की सहायता से, अगर कोई पूछे लैटिस क्या है, यानी कि तो इन दोनों के बेस पर, मतलब ये एंगल बदल के, मतलब सेम नहीं रखना है। जैसे अभी जो बनाए थे सब सेम वाले थे ना। देखो जो क्यूब होता है, क्यूब में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या होती है? बराबर होती है। तो ऐसा भी हो सकता है और कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर ना हो, ठीक है, लंबाई ज़्यादा हो, चौड़ाई कम हो। तो ऐसे अगर बदल के देखोगे तो ऐसे टोटल जो है क्या बनेगी? 14 लैटिस बनेंगे। क्या बनेंगी? 14 प्रकार की लैटिस बनती हैं, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं? ब्रेविस लैटिस। क्या बोलते हैं? ब्रेविस लैटिस। याद रखो, ये पेपर में आ सकता है, ठीक है ना। जैसे देखो 2-3 चीज़ें आ सकती हैं। जैसे यूनिट सेल कितनी टाइप होती हैं? मेनली वैसे 3 पढ़ते हैं, ECC गिनती नहीं करते, अगर दिया हो तो 4 भी। वैसे जल्दी पूछा नहीं जाएगा कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 और 4 और 4 लगा दो सीधी, ठीक है ना। 1, 2, 3, 4 यूनिट सेल कितनी टाइप होती है? 4। और ब्रेविस लैटिस कितनी होती हैं? 14, ठीक। और एक चीज़ और आता है, क्रिस्टल सिस्टम आता है, ठीक है ना। क्या आता है? क्रिस्टल सिस्टम। कितने होते हैं? 7 होते हैं। इसको मिटा दे रहे, ठीक है ना। तो इसमें कन्फ्यूज मत होना। देखो बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं इसमें, क्या कभी कभी इसको यूनिट सेल में डाल देते हैं। ब्रेविस लैटिस अलग है और ये यूनिट सेल अलग है और क्रिस्टल सिस्टम अलग है। तो क्रिस्टल सिस्टम जो है, यहाँ से क्वेश्चन देखो, एक दोबारा इस क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा। क्रिस्टल सिस्टम जो पढ़ते हैं वो टोटल कितने होते हैं? 7 होते हैं। इसको याद, इसके लिए ट्रिक भी बताए थे ना। क्या होता है? एक कोई ट्रिक थी, क्या नाम था? हाँ, क्यों मतलब क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल,
4 हो गए। क्यों तेरी ओर रहूँ ना, हे हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। तो ये ना क्या होते हैं, ये यूनिट सेल नहीं है, क्या है ये, क्रिस्टल सिस्टम है। क्या है ये क्रिस्टल सिस्टम। तो देखो ये जो होता है क्यूबिक में ये ए बी सी तीनों बराबर होंगे, ठीक है ना। मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर तीनों बराबर है, और साथ में जो अल्फ़ा है, ये बीटा और ये गामा तीनों बराबर है। तीनों कितने डिग्री है, 90 डिग्री। तीनों का एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो वो क्या कहलाएगा, क्यूबिक, ठीक है ना। अब वो क्यूबिक इनमें से कोई हो सकता है, SCC हो सकता है, FCC हो सकता है, BCC हो सकता है, इससे हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद आता है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में ये A बराबर होगा B के, लेकिन B C के बराबर नहीं होगा, ठीक। एंगल सब बराबर होंगे। अल्फ़ा बराबर होगा बीटा, बीटा बराबर होगा गामा, और ये होगा कितना, 90 डिग्री। तो एक देखो जो तुम लोग है ना लेते हो क्यूब खेलने वाला, जो मिलाने वाला ना, अर्थमेटिक क्यूब आता है ना एक छोटा सा, वो इसका एग्जाम्पल है। उसमें देखोगे तो उसकी लंबाई ऊंचाई चौड़ाई बराबर होती है ना, और एंगल मतलब 90 डिग्री सीधा सीधा होता है ना, एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक। तो वो है क्यूबिक एग्जाम्पल। टेट्रागोनल में क्या होगा, A B बराबर होंगे, C बराबर नहीं होगा। और इसका एग्जाम्पल क्या ले सकते हो, ये ले सकते हो, ये है ये लंबाई है नहीं यार, चौड़ाई ज़्यादा है। अगर चौड़ाई अगर बराबर होती तब, ठीक है ना। तो देखो ये ऊंचाई कम है ना, अगर ये जैसे चौड़ाई इतनी है, ऊंचाई अगर इतनी होती, ठीक है ना, अगर ऊंचाई इतनी होती तो ये बन जाता क्या, टेट्रागोनल। समझा नहीं आया। टेट्रागोनल में क्या है, ये जितनी लंबाई है, ठीक है, मतलब जितनी ऊंचाई है जितनी चौड़ाई, दो बराबर होंगी, एक कोई नहीं बराबर होगा, चाहे वो लंबाई हो, चाहे ऊंचाई हो, चाहे चौड़ाई, ठीक है ना। और अल्फ़ा बीटा गामा तीनों कितने होंगे, 90 डिग्री। तो क्या कहलाएगा, उसे टेट्रागोनल कहते हैं। फिर है आर्थोरोम्बिक। इसमें A बराबर नहीं होगा B के, और B बराबर नहीं होगा C के। मतलब तीनों लंबाइयाँ अलग अलग, और एंगल जो होंगे सब के सब क्या होंगे, बोलो, 90 डिग्री। ये इसका एग्जाम्पल, ये है इसका एग्जाम्पल, ठीक है ना। समझ नहीं आया, क्योंकि इसमें देखो ये लंबाई जो है ज़्यादा है, चौड़ाई उससे थोड़ा कम, और ऊंचाई और कम। मतलब तीनों अलग अलग है ना, लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, ऊंचाई अलग है। तो क्या हुआ, आर्थोरोम्बिक। एंगल देखो 90 डिग्री। देखो ये एंगल देखो, ये कितना है, ये 90 डिग्री ना। ये वाला भी कितना है, और ये वाला भी कितना है, सारे देखो 90 डिग्री है। समझ नहीं आया। तो किसका एग्जाम्पल हुआ, ये आर्थोरोम्बिक का। फिर आता है रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल में क्या होता है, अल्फ़ा बराबर क्या होता है, बीटा, सॉरी A बराबर होगा B, और B बराबर होगा किसके, C के। और इसमें अल्फ़ा बीटा में शायद कुछ फ़र्क है ना, बोलो क्या था, अल्फ़ा बीटा गामा तीनों बराबर होंगे, लेकिन 90 नहीं होते ना। 90 के अलावा कुछ, मतलब जैसे इसी को ना ऐसे क्या करें, ऐसे दबा दें, मतलब वैसे टाइट है, दबेगा नहीं, ठीक है ना। अगर ऐसे थोड़ा दबा के तिरछा कर देते, ऐसे थोड़ा झुका देते, मतलब ऐसे, तो ये एंगल अगर थोड़ा सा अगर ऐसे हो जाता, तब ये हो सकता था क्या, ये रोम्बोहेड्रल, ठीक है ना। बस 90 नहीं होना चाहिए बस। अगर थोड़ा सा पैसे दबा देते तो ये 90 नहीं मिलेगा, फिर ना 90 से कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा। अब बाकी सब कुछ, लेकिन हाँ एक चीज़ ये भी, लेकिन सेम होना चाहिए। मतलब कोई ऐसा क्यूब ले लो, और क्यूब को ऐसे हल्का से दबा दो, तो क्या बन जाएगा, वो बन सकता है क्या, रोम्बोहेड्रल। ये तीनों बराबर होंगे, लेकिन ये 90 डिग्री नहीं होगा, 90 के अलावा कुछ भी हो सकता है, ठीक। फिर आता है हेक्सागोनल। इसमें A बराबर होगा B के, और B क्या होगा, C से बराबर नहीं होगा। और एंगल का भी फर्क आएगा। इसमें एंगल बोलो कितना है, हेक्सागोनल, हाँ, अल्फ़ा बीटा 90 और एक 20 शायद ना, ये 90 है, और गामा कितना है, 120। ये है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल जो होता है ये कुछ ऐसा होगा। हेक्सागोनल देखो ऐसे बनता है। बेंजीन बनाना आता है ना सबको, ऐसे दो बेंजीन बना दो, और इसको ऐसे मिला दो, ये ऐसे, ये है हेक्सागोनल। 6 ऐसे एंगल है ना, ऐसे नीचे, तो ऐसे रहेगा, ठीक है। 6 ऐसे, देखो मतलब ऐसे, देखो कितने फेस हैं, 1 2 3 4 हैं, 1 2 3 4 5 6 फेस हैं, ठीक है ना। ये चौकोर ऐसे रहता है, चौकोर नहीं है ऐसे, ठीक। तो बेंजीन जैसे होता है ना, ऐसे रहेगा, तो ये हेक्सागोनल। अब इसमें देखो, ये इसमें एंगल दिख रहा होगा, बताओ ये वाला एंगल देखो, एक ऐसे है ना, ये वाला एंगल कितना है,
90 डिग्री। लेकिन ये वाला एंगल देखो कितना है, ये 120 के आसपास आएगा। समझ आई नहीं आया? समझ आई नहीं? 120 होगा ना लगभग, ये वाला एंगल 120 होगा, क्योंकि 90 यहाँ पे जाएगा, 90 लगभग यहाँ पे आएगा, 90 से ज़्यादा है क्या चीज़? 120 होना चाहिए यार, कोई एंगल तो 120 होना चाहिए, ठीक है ना। ये वाला एंगल देखो, ये वाला 120 होगा, बनेगा 120, क्योंकि ये को बहुत ज़्यादा लग रहा है ना ये। अरे यार ये देखो, ये अगर ऐसे बना दें तो कितना दिख रहा है ये, 120 से भी ज़्यादा है ना ये, तो 120 रहता है एंगल, ठीक। तो ये है क्या, हेक्सागोनल। फिर आता है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में क्या होगा, ए बी सी क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे, और एंगल बताओ कितना होता है, बोलो। अल्फा अल्फा बीटा और 90 नहीं होता है, 90 नहीं होता शायद, बाकी कुछ भी हो सकता है ना, ये 90 नहीं होना चाहिए, ठीक। ये हो गया मोनोक्लिनिक। और एक आता है ट्राई क्लिनिक। ट्राई क्लिनिक में ये अल्फ़ा ये बीटा ना, इसमें से कोई बराबर नहीं होते हैं, और साथ में एंगल ये मतलब ए बी सी तीनों बराबर नहीं होंगे, और अल्फ़ा बराबर नहीं होगा बीटा के, और बीटा गामा बराबर नहीं होगा, और ये 90 डिग्री भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसमें से 2-3 याद रखो, कौन कौन से, सबसे खास करके हेक्सागोनल इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, और ये क्यूबिक इंपॉर्टेंट है, क्यूबा ट्राई क्लिनिक। ट्राई क्लिनिक सबसे ज़्यादा अनसिमेट्रिकल, इसमें कोई सिमेट्री नहीं होती, जीरो सिमेट्री बोलते हैं इसको, ठीक है ना। और अनसिमेट्री, इसका एग्जांपल क्या होगा पता है, बर्फी खाते हो, वो देखो बर्फी समझ लो उसको, क्यों देखो उसको वैसे बनाते हैं, फिर तिरछा ऐसे काट देते हैं, तिरछा काटते हैं ना, उसमें देखो सारी लंबाइयाँ अलग अलग होती है, बर्फी की लंबाई ज़्यादा होती है, मोटाई अलग, चौड़ाई अलग होती है, और एंगल सब देखो टेढ़े मेढ़े होते हैं, एंगल देखो ऐसे तिरछा काटा रहता है ना, सीधा नहीं काटते ना उसको, तिरछा काटते हैं इसे, ठीक है। तो उसमें 90 डिग्री एक भी नहीं मिलेगा तुम्हें, और अल्फा बीटा गामा तीनों एंगल क्या होंगे, अलग अलग, समझ आए नहीं? हाँ, तो उसका ऐसे एग्जाम्पल, ठीक। तो ये सुनो पहले, इसमें से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, ऐसे पूछेगा टेट्रागोनल की लंबाइयों का क्या रिलेशन होता है, ऑप्शन में ऐसे बना के दे देगा 3-4, ठीक है ना। और या तो एंगल भी आ सकता है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको ये याद रखना पड़ेगा। और सब नहीं, इसमें कुछ जैसे ट्राई क्लिनिक, ये देखो याद करें, देखो यही याद करो, ट्रिक बहुत अच्छी है, इसको बताए थे ना, क्यों तेरी और रहूं है मोनात्री ना, क्यों से क्यूबिक, तेरी से में क्या होगा टेट्रागोनल, और मतलब ऑर्थोरोम्बिक, रहू मतलब रोम्बोहेड्रल, हे मतलब हेक्सागोनल, मोनो मतलब मोनोक्लिनिक, मोनात्री मोना मतलब मोनोक्लिनिक, और त्रि मतलब ट्राइक्लिनिक, ठीक है ना। तो ये याद रहेगी। और इसको कैसे याद रखोगे, इसको 2 1 0 2 1 0 0, ठीक है ना। पहले में दोनों बराबर, फिर एक बराबर, फिर 0 मतलब एक भी बराबर नहीं, फिर से एक बराबर, फिर एक नहीं बराबर, फिर दोनों 0 0 मतलब एक भी बराबर नहीं। तो याद करने की अच्छी है, याद कर लो। इसको कैसे याद करो, 2 1 0 और 2 1 0 0, ठीक है ना। 2 1 0 210 ना, और 2000 2100, ऐसे याद हो, 2 1 0 2 1 0 0 2 1 0 2 1 0 0, ठीक। और एंगल के लिए थोड़ा याद रखो, ऊपर के तीनों तो बराबर हैं, उनको याद करने, याद ही मत करो, छोड़ दो, ठीक। ये तो बराबर ही नहीं है, इसको भी छोड़ दो, बस याद करने तुमको 3, ठीक है। पहले वाले में अल्फा बीटा गामा बराबर होंगे लेकिन 90 नहीं होंगे, दूसरे में 2 90 होंगे, एक 120 होगा, एक में 2 90 होंगे, एक 90 नहीं होगा, ठीक है ना। तो बस ये 3 याद दिमाग में रखना है, ये 3 पॉइंट, ये ठीक है, और बाकी ये चीज़ें याद हो जाएंगी। समझ आई नहीं आया? तो ये हो गया क्या, क्रिस्टल सिस्टम। अब ये लेकिन सारी चीज़ें सिलेबस में देखो होते हैं, ऐसे 14 प्रकार की लैटिस बनती हैं इन सब के बेस पर। पैरामीटर, ये पैरामीटर पे है ना, पैरामीटर के बेस पे, और ये यूनिट सेल के बेस पर 14 लैटिस बनती हैं। लेकिन इस पूरे सिलेबस में जो पढ़ा जाएगा वो मेनली किसके, क्यूबिक के लिए। कुछ हो सकते हैं वैसे नहीं, शायद हाँ इसीलिए पढ़े कि जितने न्यूमेरिकल बनते हैं वो सारा क्यूबिक के लिए बनाया जाता है, ठीक है ना। बाकी इनमें से कोई भी नहीं मिलेगा, बस इनको इतना ही पढ़ना, इतना ही जानना है। समझ आए नहीं यहाँ तक? अब उसके बाद देखो कैलकुलेशन वाली चीज़ें। 5 छुट्टी हो गई क्या? कितना टाइम हो रहा है? हम तो सोचे थे आज ख़त्म कर देंगे यार। चलो देखो, एक दो कुछ बता दे रहे हैं, चलो। उसके बाद देखो कैलकुलेशन करना, ठीक है। कैलकुलेशन मतलब जैसे कि देखो ध्यान से, जैसे ये है यूनिट सेल, पढ़ना केवल क्या है, क्यूबिक के लिए ना, केवल क्यूबिक देखना है। तो क्यूबिक में जानते हो अगर ये क्या है, SCC है, क्या है ये, SCC है। तो SCC क्यूबिक सेल में एटम कहाँ होंगे, कॉर्नर पर, केवल कॉर्नर पे ना, मतलब उसको ऐसे बना सकते हो कॉर्नर पे। लेकिन ऐसे देखो वो समझने के लिए इतना छोटा बनाया जाता है, छोटा नहीं होता है ये, देखो इतना बड़ा होगा,
यूट्यूब पे एक वीडियो बनाया था बहुत पहले, वो 2 साल 3 साल पहले, उसमें वो था, उस पर मतलब डिजिटल पैड पे पढ़ाए थे, ठीक। उसमें ये सब डायग्राम बहुत अच्छा, वहाँ उसमें डायग्राम ना मिलेगा बहुत अच्छा बनाया, ठीक, समझ बहुत अच्छे से आएगा। वो 3D मॉडल था। अब इसमें 3D बनाया नहीं जा सकता ना बोर्ड में, तो देखो एटम ऐसे होंगे, ठीक है ना, जानते हो ये लंबाई ये सब चीज़ें सब बराबर हैं, सेम डिस्टेंस पे है ना। अगर इनकी डिस्टेंस सेम है तो एटम जो होंगे वो टच करते रहेंगे ऐसे, ये वहाँ यहाँ वाला एटम यहाँ वाला टच करता रहेगा, यहाँ पे जो होगा यहाँ, ये सब ये जो छोटा दिख रहा है ये भी ऐसे बड़े बड़े होंगे सब के सब, ठीक। तो एक चीज़ क्या, अब इसमें 2 चीज़ें निकाल सकते हो। पहला टोटल, पहला जेड, क्या जेड मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर, एक यूनिट सेल में कितना एटम कंट्रीब्यूट करता है, ये निकालने के लिए। तो देखो जेड निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल एटम कितने बताओ, 4 ना, और अगर यहाँ कोने पे कोई एटम रख दें तो कितना हिस्सा यूनिट सेल के अंदर आएगा। जैसे ये देखो छत है, वहीं कोने पे एक बड़ा सा ऐसे ना बॉल रख दे, बड़ा सा बैलून बड़ा सा होता है ना, 1/8 ना, क्योंकि देखो ये जो कमरा है अगर ये कोने पर एक बड़ा सा ऐसे रख दें तो पता है कितने कमरे में जाएगा, वो 8 कमरों में जाएगा। एक इस कमरे में, एक इसके बगल वाले में, उसके बगल वाले में, एक इसके बगल वाले में, ऐसे ऊपर भी, ठीक है ना, ऊपर भी 4 ऐसे रूम होंगे, चारों के क्या रहेगा, बीच में रहेगा। वो समझ आया नहीं आया? तो इसका मतलब एक बार इसको पढ़ाया था, समझ आ रहा होगा ना। पहली बार वालों को जल्दी समझ नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे जो ऐसे गोला है वो ऐसे बटा होगा, ठीक है ना। हाँ ऐसे इसको ले सकते हो, क्योंकि जैसे अब यहाँ खड़े हैं ना, ऐसे दीवार के आधा उस पार गया होगा ना, और आधा उस पार गया होगा, आधा उस पार गया होगा, ठीक, और नीचे भी गया होगा, ठीक। ऐसे 4 मतलब जैसे एक गोला है ऐसे ना, इसको आधा काटे ऐसे, मतलब ये इस फ्लोर पर आधा उस फ्लोर पर, अब ऊपर वाला छोड़ दो, अब इसको ऐसे आधा काटे, अब देखो इसको ऐसे बनाओ, ऐसा नहीं आएगा ना, इसको मान लो ये ऐसे कट गया ना, जब ऐसे था एक बॉल मतलब गोला सा बॉल था, उसको काटे तो ऐसे मिला ना, आधा ऊपर के आधा नीचे है। अब देखो एक ऐसे काट दो, ऐसे काट दो, कितने बने, 4। तो ये एक हिस्सा इस रूम में है, ये वाला हिस्सा बगल वाले रूम में है, ये वाला है उसके बगल, ये वाला है उस वाले के बगल, और ऐसे 4 ऊपर भी होंगे जो अब ऊपर आधा काटे थे ना, तो केवल कितने बने थे, 8 टुकड़े बने थे। तो इसका मतलब है कि जो एटम कॉर्नर पे होगा उसका 1/8वां हिस्सा ही अंदर होगा बस। तो यानी 4 टोटल कितने एटम है यहाँ पर, 8, 8 में से 1/4 मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 1/8 सॉरी 1/8, तो कितना आ जाएगा 1। इसका मतलब है SCC में एटॉमिक नंबर कितना आएगा, 1 आएगा। 8 एटम होते हैं लेकिन 8 एटम पूरा नहीं माना जाएगा, सबका 1/8 लेते जाओगे तो सब मिला के 1 बनेगा। तो टोटल एटम अगर देखोगे तो कितना मिलेगा इसके अंदर, केवल 1। तो पहला जेड हो गया। अब दूसरा ये देखो, ये चीज़ क्या है, इसे क्या बोले थे अभी हम, ये लंबाई है ना, एज लेंथ है, क्या है ये, कोर लंबाई, क्या है, कोर लंबाई एज लेंथ। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। एज लंबाई क्या है, ए है, मतलब क्यूब की लंबाई, जितना ये उतना ये भी होगा, उतना ऊपर भी, क्योंकि लंबाई चौड़ाई मोटाई बराबर होती है, जितना ये उतना ये उतना ये, सब के सब ए होंगे। अब देखो ये क्या है, एटम है ना, तो एटम क्या है, गोलाकार, तो एटम का आधा इसे क्या बोलते हैं, रेडियस। मतलब अब जानते हो अगर परमाणु क्रमांक पढ़े होगे इसे बोलते हैं परमाणु त्रिज्या ना, क्या बोलते हैं, अगर ये परमाणु है तो क्या होगी, एटॉमिक रेडियस परमाणु त्रिज्या। तो मतलब ये इतना जो है क्या कहलाएगा, आर। अब बताओ आर ए का कितना है या ए आर का कितना है। अगर देखो आर ये हुआ, आर ये हुआ ना, अगर 2 आर जोड़े तो 1 बराबर है नहीं, ये ए ही 2 आर है ना, 2 अगर 2 त्रिज्या है, आर ये ले लें, आर ये ले लें, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए इक्वल टू 2r, या फिर r इक्वल टू a/2। तो दो चीज़ें निकल के आ गई, ठीक है, एक z और एक r। समझ आया नहीं आया? अब उसको और क्या चीज़ निकाल सकते हो, इसका क्या मतलब, इसमें इसकी पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग फ्रैक्शन मतलब क्या है, टोटल जैसे मान लो ये ऐसे गोला रख दें यहाँ पर बड़ा सा, ऐसे यहाँ रख दें, चारों कोनों पे रख दें, चारों क्या 8 कोने होंगे ना, देखो 1 2 किनारे 4 और 4 ऊपर 8 कोने हो गए। 8 में कोने पर अगर एक एक बॉल रख दें तो कुल मिला के एक ही बॉल बनेगी, जो अंदर बाकी सब तो अलग अलग कमरों में जाएगी ना। अब इन सबको मिला के जब एक बॉल बनेगी तो क्या बॉल पूरे कमरे को घेर लेंगी, कुछ जगह बीच में खाली पड़ेगी। देखो जैसे ये था, ऐसे अगर ऐसे गोला बना दो बीच में खाली जगह होगी ना, या भी ऐसे मतलब 4 बॉल ले लो, सटा के रखोगे, बीच में क्या मिलेगा, खाली जगह। तो यानी कि वही है, मतलब क्या, पैकिंग फ्रैक्शन। मतलब क्या हुआ, कमरे में इतनी जगह है, सारे एटम जो भी 8 रखे गए हैं
सारे एटम मिल करके कितनी जगह को कवर कर रहे हैं, कितना हिस्सा जो है कवर कर रहे हैं, कितना बाकी है। तो जितना कवर कर रहे हैं, जितना हिस्सा क्या किए हैं, कवर किए हैं, उसे क्या बोलते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, अब पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है तो क्या करोगे, पहले इस कमरे का आयतन निकाल लो ना, और कमरे में जो चीज़ें हैं उसका आयतन निकाल लो, और क्या करो, उससे डिवाइड कर दो, कमरे के आयतन से इसका आयतन को डिवाइड कर दो ना, पता चल जाएगा ना कितना हिस्सा मिला है। अब जैसे पैकिंग फ्रैक्शन ऐसे मतलब जैसे कमरे में अभी मान लो भूसा भर दें तो कहेंगे भूसा कितना हिस्सा कवर किया, 100%, है कि नहीं। लेकिन अब कमरे में क्या हाथी ला के एक खड़ा कर दो, हाथी खड़ा कर दें, क्या पूरी जगह ले लेगा वो, नहीं, फिर भी जगह खाली रहेगी ना। तो ऐसा जैसे ऐसे मान लो, जैसे कि मान लो एक डिब्बा है ना, इसमें देखो एटम भर दिए ऐसे, क्या सारी जगह कवर किया है, नहीं। मतलब अगर ये पूरा हिस्सा 1 है तो 1 का कितना हिस्सा कवर किया है, मतलब 1/2, 1/3, 1/4 हिस्सा ऐसे बोलते हैं ना, तो वही चीज़ निकालना है। तो देखो, तो इसी को पहला हो गया क्या, ये जेड पहला पॉइंट। दूसरा क्या हो गया, ये पता होना चाहिए एससीसी के लिए, ठीक। उसके बाद थर्ड चीज़ पैकिंग फ्रैक्शन, क्या बोलते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है तो पहले पता करो कि इसमें क्या है, ये किस मतलब कि इसमें क्या चीज़ भरा गया है, कौन चीज, मतलब ऐसा क्या है जो कमरे को घेर रहा है, जगह ले रहा है, वो क्या है, एटम है ना। तो यानी जो एटम है वो सारे एटम यानी परमाणुओं का आयतन क्या हो जाएगा, परमाणुओं का आयतन बटे डिवाइड कर दो किससे, कमरे के आयतन से ना। कमरे का आयतन यानी ये क्यूब का आयतन ना, यानी एकक कोष्ठिका का, यूनिट सेल कोष्ठिका का आयतन, यही होता है ना। ये हो गया कोष्ठिका का आयतन, ठीक। अब देखो परमाणु का आयतन क्या होगा, इसके लिए अगर इसके लिए पढ़ना है तो परमाणु कितने हैं, एक परमाणु, और एक यानी कि एक परमाणु का आयतन, ठीक है, यानी कि उसको क्या बोलेंगे, जेड, क्या बोलेंगे, तो यही तो है ना, एक परमाणु नहीं, उस जेड बोलते हैं, यानी जेड का आयतन और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, कोष्ठिका का आयतन। अब कोष्ठिका का आयतन देखो, क्यूब जानते हो, लंबाई अगर कोई क्यूब है उसका आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, मतलब a इंटू ए यानी का a का क्यूब बन जाएगा, ठीक। अब जेड कितना है, जेड 1 है, लेकिन अब एटम का आयतन क्या होता है, एटम कुछ और नहीं गोला होता है ना, जानते हो ना, एटम मतलब क्या होता है, गोला। जो एक गोले का आयतन होगा वो एटम का आयतन, एटम गोलाकार होता है ना, जानते हो। और एटम का आयतन बराबर गोले का आयतन, तो गोले का आयतन कितना होता है, बोलो, गोले का आयतन कितना होता है, मैथ लियो ना, तो मैथ है तो पता होना चाहिए। गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, जहाँ पे गोले की त्रिज्या क्या है, आर, पाई की वैल्यू जानते हो, ठीक है ना। तो 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई ए का क्यूब। अब देखो ए बराबर कितना होता है, 2r होता है ना, तो ए की जगह 2r लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 4 पाई आर क्यूब, 3 नीचे कर दे रहे हैं, और ए की जगह लिख सकते हैं 2r, मतलब ए की जगह लिखेंगे 2r का क्यूब, ठीक। तो अब क्या हो गया, ये 4, ठीक है, पाई आर क्यूब डिवाइड बाई क्या, 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 आर क्यूब, यही होगा ना, आर क्यूब से आर क्यूब खत्म हो गया। अब बच क्या रहा है, 4 पाई ऊपर, नीचे 8 त्रिक 24, अब एक 4 एकम 4, 4 6 इतना देर लगा रहे सोच, पाई/6 ना, अरे 4 6 24 होता है, ये पाई/6 ना, पाई का मान कितना होता है, 22/7, यानी 22/6 गुणे 7, 7 7 42, 22/42 भाग करो कितना आएगा, 11/21, इसका भाग करो, ये आएगा शायद 0.52, करके देखो जल्दी से, फटाक से करो, 0.52।